हेलो भाइयों। मार्वल ने हमें एक से बढ़कर एक एक्टर दिए। इन दिस वीडियो हम मार्वल की तरफ से किए गए परफेक्ट कास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 RDJ रॉबर्ट डॉनी जूनियर, एक ड्रग एडिक्ट जिसका करियर खत्म हो ही चुका था, जिनके ऊपर कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दाव नहीं लगाना चाहती थी। यहाँ तक कि स्टूडियो खुद RDJ को एज आयरन मैन कास्ट करने के लिए रेडी नहीं था, उनके ड्रग एडिक्ट होने की वजह से और बहुत सारे पुलिस केसेस की वजह से। आप RDJ को हॉलीवुड का संजय दत्त भी समझ सकते हो, जिनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी होने के बावजूद RDJ का वो टैलेंट प्लस लक ही था, जिस वजह से उन्हें आयरन मैन के रोल में कास्ट किया गया। जिस फैसले से स्टूडियो खुद खुश नहीं था। स्टूडियो RDJ को एज आयरन मैन नहीं चाहती थी, लेकिन आयरन मैन मूवी के डायरेक्टर ने RDJ के ऊपर भरोसा दिखाया और एक गैम्बलिंग की और बना दी आयरन मैन 1, जिस मूवी ने शुरू किया द एरा ऑफ मॉडर्न सुपर हीरो मूवीज, द एरा ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स और दिया सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला यूनिवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मूवीज। RDJ एज आयरन मैन अब तो लगता है कि ही इज बॉर्न टू प्ले दैट रोल, क्योंकि MCU की सक्सेस के पीछे उनके ट्रियो का बहुत बड़ा हाथ है और उन्हीं में से सबसे ज्यादा RDJ एज टोनी स्टार्क का। और ये कास्टिंग हमेशा बेस्ट कास्टिंग रहेगी इन द हिस्ट्री ऑफ सुपर हीरो मूवीज जॉनर। नंबर 2 क्रिस इवेंस एज कैप्टन अमेरिका। क्रिस इवेंस एक लौते वो एक्टर है जिन्होंने MCU के 2 कैरेक्टर्स को प्ले किया है लाइव एक्शन में। पहले ह्यूमन टॉर्च का फैंटास्टिक 4 की लाइव एक्शन मूवी में, जो इतने कुछ खास नहीं थे, और दूसरी बार तब जब वो हमारे कैप्टन बन के आए। क्रिस इवेंस को जब ये रोल ऑफर हुआ था, तब क्रिस इवेंस ने इस रोल के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वो भी एक बार नहीं कई बार। वो इसलिए क्योंकि वो किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, और ऊपर से जो इस रोल को प्ले करने के बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, वो फेम, वो लॉसेस, ये सब उन्हें सहना पड़ रहा था। लेकिन RDJ ने उन्हें मनाया और बूम, रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें एक के बाद एक आइकॉनिक मूवमेंट देखने मिली क्रिस इवेंस के एज कैप्टन अमेरिका। और जब भी इसके आगे कैप्टन अमेरिका का नाम लिया जाएगा, उसके साथ एक और नाम आएगा, वो है क्रिस इवेंस, जिन्होंने इस कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। ये भी एक परफेक्ट कास्टिंग थे, जिनको देखकर हमें लगा कि हाँ, यही बंदा कैप्टन अमेरिका है। नंबर 3 क्रिस हेम्सवर्थ। अपने थॉर, जो MCU के फर्स्ट कैरेक्टर है, जिन्हें अपने सोलो ट्रिलॉजी के छोड़कर एक और पार्ट मिला, लेकिन जो ग्राफ थॉर रैग्नारॉक के और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम के बाद थॉर का उठा था, वो बैड एस पर्सनैलिटी थॉर की इन मूवीज के बाद बन गई थी। लेकिन जिस 4th मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, वही मूवी क्रिस हेम्सवर्थ के लिए पनौती ही थी। थॉर लव एंड थंडर, इस मूवी ने जो ब्लंडर मचाया था, इस मूवी के रिलीज के वक्त उसके क्या ही कहने। लेकिन फिर भी क्रिस हेम्सवर्थ ने जिस तरह से थॉर के कैरेक्टर को निभाया है MCU में, ये कैरेक्टर शुरू हुआ था एकदम सीरियस और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के साथ, और जब ये कैरेक्टर थोड़ा सा डाउन होने लगा, तो उस वक्त इसका कमबैक करा गया टाइका वाइटिटी के द्वारा थॉर की तीसरी मूवी से, थॉर रैग्नारॉक। इस मूवी से इस कैरेक्टर को रिवाइव किया गया एक लाइट हार्टेड कॉमेडी के टोन के साथ, और इसी लाइट हार्टेड टोन और कॉमेडी ने थॉर 4 को डुबा दिया, जिससे थॉर की इमेज थोड़ी तो खराब हुई है, लेकिन हमें पता है कि क्रिस हेम्सवर्थ ही है जो हमारे लिए परफेक्ट थॉर है। नंबर 4 स्कारलेट जोनाथन। ये वो फीमेल लीड है जो हमारे साथ है MCU शुरू होने से लेकर इन्फिनिटी सागा खत्म होने तक, जिनसे कोई भी नफरत नहीं करता, ना कोई बोलता है कि इनका कैरेक्टर फोर्सफुली एवेंजर्स में घुसाया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से मिला। और तो स्कारलेट जोनाथन खुद MCU की फैन थी, और जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ, उन्होंने इमिडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने इस कैरेक्टर को इतने परफेक्टली निभाया कि आज हम में से कोई भी उनके ऊपर शक नहीं कर सकता। वो एज ब्लैक विडो एक परफेक्ट कास्टिंग थी। और ये भी एक मेन रीजन है MCU को फिलहाल हेट मिलने का, क्योंकि आप अपने ओल्ड लेजेंड की जगह न्यू को लाके फोर्सफुली बिना किसी कैरेक्टर डेवलपमेंट के बेटर बताने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से ऑडियंस और एक्टर्स सब के ऊपर प्रेशर आ रहा है। लेकिन स्कारलेट जोनाथन एज ब्लैक विडो ऑसम थी। नंबर 5 बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जिन्होंने शर्लॉक होम्स, द पावर ऑफ डॉग जैसी मूवीज की है, और MCU के अंदर वो एज डॉक्टर स्ट्रेंज रोल निभाते हैं। इन्होंने अपना डेब्यूट किया था MCU के अंदर 2016 में एज डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। ये जैसे ही इस रोल में आए, ये तभी से फैन फेवरेट बनने लग गए। इनका रोल MCU के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इन्फिनिटी सागा तक तो इतना कि जब MCU शुरू भी नहीं हुआ था, तब आयरन मैन की जगह स्टूडियो डॉक्टर स्ट्रेंज से यूनिवर्स की स्टोरी शुरू करना चाहता था। लेकिन केविन फाइगी इतनी जल्दी अपने यूनिवर्स में मैजिक को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से हमें 2 फायदे हुए। हमें RDJ एज परफेक्ट आयरन मैन मिले, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज।
जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर, और ये साबित करके दिखाया मार्वल को कि वो एज डॉक्टर स्ट्रेंज बेस्ट है। नंबर 6, चैडविक बोसेमैन एके ब्लैक पैंथर। ये फर्स्ट एमसीयू मूवी थी जिसके अंदर डायरेक्टर से लेके लीड एक्टर तक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ब्लैक थे, ना कि अमेरिकन वाइट। और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि ये स्टोरी है अफ्रीका की और वहाँ के बेस लोगों की। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा दूसरे कैरेक्टर की ज़रूरत भी नहीं थी, और ये एक ओरिजिन स्टोरी थी ब्लैक पैंथर की, जिसका रोल प्ले किया था हमारे लेट चैडविक बोसेमैन ने, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको हैरान कर दिया था। और ये मूवी एकदम परफेक्ट थी अदर एमसीयू मूवीज से। इस मूवी के अंदर पॉलिटिक्स थी, प्लस इस मूवी का बैकग्राउंड सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से इस मूवी ने एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई थी। और आई थिंक इसने मार्वल को एक ऑस्कर भी दिलाया है, वो कौन सा है तो आप कमेंट कर देना। और लेट चैडविक बोसेमैन की कैंसर की वजह से डेथ होने के बाद फैंस निराश थे क्योंकि हमने एक परफेक्ट ब्लैक पैंथर को खो दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक अच्छा इंसान हमारे बीच नहीं रहा था। लोग इनकी डेथ के पहले इनकी बॉडी शेमिंग कर रहे थे इनके दुबले पतले होने की वजह से। वो क्योंकि इन्होंने अपने कैंसर को कभी पब्लिकली बताया ही नहीं था, ये अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली हमने इनको खो दिया। और उनके रिस्पेक्ट के लिए मार्वल ने भी उनके डेथ को ट्रिब्यूट दिया और उस रोल में किसी को भी कास्ट नहीं किया, और हमें दिया एक न्यू ब्लैक पैंथर एज शूरी प्लस टिचाला का बेटा। लेकिन ये सब उस दुख को कम नहीं कर पाएगा। रेस्ट इन पीस सर चैडविक बोसेमैन। नंबर 7, जेरेमी रेनर्स एके हॉकआई। सो ये वो बंदा है जिसको वो एप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिली जो ये डिजर्व करता है, चाहे वो आयरन मैन के ऊपर सिविल वॉर में पूरी कार्स गिराना हो या केट बिशप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्डिंग का आइकॉनिक सीन। जेरेमी रेनर्स ने अपने कैरेक्टर में अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट कास्टिंग थी मार्वल की तरफ से। हॉकाई के कैरेक्टर के लिए जेरेमी रेनर्स की उतनी बात नहीं होती जितनी ब्लैक विडो की और अपने ट्रियो की होती है। ये बुरा है लेकिन एज वी फैन लव हिम। तो था मेरा वीडियो परफेक्ट कास्टिंग डन बाय मार्वल के ऊपर। अच्छा लगा हो तो बाजू वाली वीडियो को दबा के देखो, मार्वल के डाउनफॉल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय, जल्दी मिलते हैं।